देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी है, पिछली क्लास में शायद मैंने नोट्स डाउनलोड किया था ना, वहां पे कुछ लिखा था हम लोगों ने। चलिए देखिए, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी है, इसमें बेसिकली हमें यही तीन चीजों को ही देखना है, तीन ही बातों को देखना है हमें। कौन कौन सा बेटा? टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, यही तीन बातों को हमें पढ़ना है, तीन बातों को देखना है। अगर हम टैरिफ की बात कर रहे हैं तो टैरिफ के अंतर्गत कितने टाइप्स की बात करेंगे हम लोग बेटा? 16 टाइप्स के टैरिफ की बात करेंगे। कितने तरीके की बात करेंगे हम लोग? 16 टाइप्स टैरिफ की बात करेंगे। ये जो नॉन टैरिफ मेजर्स था, इस नॉन टैरिफ मेजर्स को कितने भागों में बांट देंगे? दो भागों में। एक हमारा आ जाएगा टेक्निकल मेजर्स और एक हमारा आ जाएगा नॉन टेक्निकल मेजर्स। अगर टेक्निकल की बात करेंगे कि कितने तरीके के, और नॉन टेक्निकल कितने? 13 टाइप्स के। और जो हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स हैं, इसमें कितनी तरीके की बात करेंगे? तो हमने आपको यही बोला था कि ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 35 तरीके की बात हम लोग करेंगे। उसी में हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ यही 35 बातें हम लोगों को करनी है। टैरिफ की बातें करनी है, नॉन टैरिफ मेजर्स की बातें करनी है, और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स की बात आपको यहां पर करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब आराम से अगली 3 क्लास तक सिर्फ और सिर्फ हमारी भाषणों को सुनना है, ठीक है? क्योंकि 3 क्लास भाषण सुनने के बाद चौथी क्लास में टेस्ट लूंगा ही लूंगा। अरे दीदी नमस्ते, आई हैं आप? ठीक है, आज कॉलेज नहीं था? ओहो हो, बहुत दुख हुआ सुन के ये। अच्छा नहीं, मुझे झेलना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, झेलिए। चलिए, तो टोटल कितनी बातें पढ़नी है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 35 बातों को यहां पर हमें ध्यान में रखना है, 35 बातों को देखना है। तो पहले तो ये हेडिंग सभी बच्चे ऐसे ही एज इट इज लिख लीजिएगा, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, और उसके नीचे ऐसे ही बना दीजिएगा जैसे यहां पर बना हुआ है सामने, एज इट इज ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए सारे बच्चे। नहीं, वो तो चाइनीज लिखा है ना बेटा हमने। जब हमने तुमको ये बोला जैसा लिखा है एज इट इज वैसा लिखो, इसका अब ये मत बोलना कि सर नीचे लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो नहीं लिखना है बस। कभी कभी गलती से दिमाग लगा लिया करो बेटा। हाँ, मैं मानता हूं कि वो चीज नहीं है पर जितना ही है लगा लिया कर कभी कभी। क्या आदित्य? हो गया? हटा दो भाई साहब, सबने टेप लिया? सफल, वारे,
चलिए जा, अब यहां पर लिखिएगा सबसे पहला कौन सा आ रहा है, तीन पार्ट में बोला हमने, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, टैरिफ। तो चलिए हेडिंग देते हैं टैरिफ। और समझते हैं कि टैरिफ का मतलब क्या है। पहले तो ये बात समझ लेना कि टैरिफ का मतलब क्या है। बेटा एक बताओ, हम कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे। हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे। भाई हो सकता है हम यहां से सामान दूसरे देशों में भेजें या दूसरे देश से सामान क्या हो, हमारे पास आए। तो अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो हम नॉर्मली एक्सपोर्ट की तो बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हर किसी की प्रायोरिटी होती ही है, लेकिन सामने वाले का टर्म्स एंड कंडीशन देख करके सोचना पड़ता है ना। तो भाई कहावत भी है, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। हम अपनी कंट्री के ऊपर बात करते हैं, उससे दूसरे कंट्री को हम लोग देख लेंगे। तो अगर हम अपने कंट्री के बेसिस पे बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी अगर हमें गुड्स भेजेगा तो हम कहीं ना कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना, कहीं ना कहीं उस पर टैक्स लगाएंगे ना कहीं कुछ ना कुछ उससे वसूलेंगे या नहीं वसूलेंगे। तो जहां कहीं पर अगर हम टैक्स वगैरह लें, किसके ऊपर बता, इंपोर्ट के ऊपर, तो बेसिकली बात हम उसी की करेंगे, अर्थात इंपोर्ट ड्यूटीज की बात करेंगे। होता दोनों ही ऊपर है भाई। हम अगर किसी दूसरे जगह पे भेज दे तो वो कंट्री हमसे चार्ज लेगी या नहीं लेगी, तो उस कंट्री के लिए वो इंपोर्ट ड्यूटी हुआ। हमारे पास कोई भेजेगा तो हम उससे चार्ज लेंगे, हम उससे ड्यूटी लेंगे, हम उससे टैक्स लेंगे, तो यहां के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हुआ। तो बेसिकली जो इस टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना है ना, वो इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर ही बात करनी है, इंपोर्ट टैक्स के ऊपर ही बात करनी है हमें। जो भी हम काम देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका देखेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी का। ठीक है। तो जहां भी गुड्स या सर्विसेज हम मंगाते हैं, जहां भी क्या करते हैं हम लोग, गुड्स या सर्विसेज मंगाते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, टैरिफ। उसी को क्या बोला जाएगा, टैरिफ के नाम से जाना जाएगा। अब कभी अगर टैरिफ चार्ज होता है तो उससे गुड्स के प्राइस के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। भाई मान लीजिए बाहर से 100 रुपए का सामान आ रहा था, हमने बोला 20% टैरिफ लगा दिया, मतलब 20% टैक्स लगा दिया, तो वो सामान कितने का आएगा, 120 रुपए का। भाई 100 रुपए का गुड्स था, 20% टैक्स लगाया गया, तो अब वो कितने का मिल रहा होगा, 120 रुपया का। अब ये जो 120 रुपए का मिल रहा होगा वो कहां पर मिलेगा, हमारे यहां पर ना, इंडिया के अंतर्गत ना। विश्व में अभी भी उसका कीमत कितना होगा, 100 रुपए ही होगा, ये नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, टैरिफ कभी भी वर्ल्ड मार्केट की प्राइस को चेंज नहीं करता। कभी भी वर्ल्ड मार्केट का प्राइस इसके कारण फ्लक्चुएट नहीं होता। इसके कारण जो फ्लक्चुएशंस होगी, जो चेंज होगी, वो तो जिस कंट्री ने टैरिफ लगाया है उस कंट्री के अंतर्गत वो चार्ज होगा। जिस कंट्री ने उस पर टैक्स लगाया है, जिस कंट्री ने उसके ऊपर चार्ज किया है, बदलाव उसी कंट्री के ऊपर होगा, ये नहीं होगा। बदलाव उस कंट्री के अंतर्गत होगा, ये नहीं होगा। किसी और दूसरी कंट्री के ऊपर कोई भी इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। तो एक चीज ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी थ्योरेटिकल यहां पर ये पूछ देता है कि क्या टैरिफ लगाने से वर्ल्ड मार्केट के प्राइस पर किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट होगा, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जिस कंट्री ने टैरिफ लगाया है वहां की इकोनॉमी के ऊपर जो प्राइस है वो यहां पर बदला होगा। तो आप समझ जाएंगे टैरिफ का मतलब नॉर्मली क्या होता है बेटा, टैक्स। टैरिफ का मतलब क्या हो गया, टैक्स। अब वो टैक्स एक्सपोर्ट के ऊपर भी होगा और इंपोर्ट के, लेकिन चूंकि हम अपने घर की बात करेंगे तो नॉर्मली जो हम टैक्स की बात करेंगे वो किसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, अर्थात इंपोर्ट ड्यूटीज के नाम से जानेंगे। तो इस पूरे यूनिट के अंतर्गत इसी के बारे में हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं आज कितना पढ़ा पाते हैं। बाकी सुबह जो 9 बजे से क्लास ली थी मैंने, 1 घंटा 11 मिनट 11 सेकंड क्लास ली थी, ठीक है, हाँ एडजेक्ट, इसलिए आज फोटो भी खींचा है मैंने। 1 घंटा 11 मिनट 11 सेकंड। तो उसमें मैंने 16 के 16 टैरिफ को यहां पर डिनोट कर दिया था।
तो घर पे जाने के बाद एक बार वो भी देख लेना, ताकि अगली क्लास के लिए वो रिमाइंड हो जाएगा ना, तो बढ़िया से और हम एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर आपको समझा सकते हैं। बाकी आज जितना होता है वो देखते हैं मेन मेन चीजें। तो चलिए पहले तो टैरिफ के बारे में लिखे, तब ना टाइप्स ऑफ टैरिफ देखेंगे। तो लिखिए बेटा टैरिफ के बारे में। टैरिफ इज known as custom duties imposed on goods and services which are imported। मैं कोशिश करूंगा राइटिंग सही ही रहे। दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे चेयर मेरा ऊंचा पड़ जाता है और ये नीचा पड़ जाता है, उस चक्कर में मेरी राइटिंग की ऐसी तैसी हो रखी है। अब काट देना चेयर को नीचे से, फिर सर लोगों को दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो टैरिफ इज नोन एज कस्टम ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। कि टैरिफ क्या है बेटा, कि जो भी कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाता है वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर, जो या तो मंगाया गया है या भेजा गया है। इंपोर्ट का मतलब मंगाना और एक्सपोर्ट का मतलब भेजना। तो जो भी सामान वगैरह हमने मंगाया है या सर्विस हमने मंगाया है या हमने भेजा है, उसके ऊपर जो ड्यूटीज, ड्यूटीज का मतलब होता है बेटा टैक्स, ड्यूटीज का मतलब क्या होता है टैक्स। तो जो भी टैक्स चार्ज किया गया है वही क्या कहलाता है बेटा, टैरिफ के नाम से जाना जाता है। कहता है इन दिस यूनिट टैरिफ ओड refers to import duties। टैरिफ किसको करेगा बेटा, डिनोट इंपोर्ट ड्यूटीज। इसको यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। टैरिफ रेफर्स टू इंपोर्ट ड्यूटीज। कहता है टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स unaffected while raising their price in the डोमेस्टिक मार्केट। अटेंडेंस हो गया था ना बेटा, आज का हो गया ना अटेंडेंस। चलिए, टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स अनएफेक्टेड व्हाइल रेजिंग देयर प्राइसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट। कि भाई देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका किसी भी तरीके का, या वर्ल्ड मार्केट में उसके प्राइस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट है, जिसने इंपोर्ट किया है, वहां पर वो प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। ओके, वहां पर वो प्रभाव पड़ेगा ना। तो वो चीजें आपको क्या करनी है, यहां पर ध्यान में रखनी है, वो चीजें आपको यहां पर समझनी है। तो हमेशा टैरिफ के लिए ये बात याद रखिएगा, यहां पर टैरिफ के लिए, कि भाई जो इकोनॉमी इंपोर्ट करिए, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, उस मार्केट में तो दाम बदल जाएगा,
बाकी देशों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बेटा कि अगर हम किसी भी कॉमोडिटी एक्स वाई जेड की बात करते हैं, तो एक कोई हमारा कॉमोडिटी है एक्स, एक हमारा कॉमोडिटी कोई है एक्स। ये जो कॉमोडिटी एक्स है इसका प्राइस दे रखा है बेटा 1,00,000 रुपया। ओके, प्राइस कितना है इसका? 1,00,000 रुपए। तो इंडिया के लिए भी 1,00,000 है, यूएसए के लिए भी 1,00,000 है कि नहीं? ब्रिटेन के लिए भी 1,00,000 है, चाइना के लिए, पूरे इकोनॉमी के लिए 1,00,000 रुपए। अब इस कॉमोडिटी को इंडिया में मंगाया गया, इस कॉमोडिटी को इंपोर्ट कौन कर रहा है बेटा? इंडिया। अब इंपोर्ट कर रहा है तो यहां पर जो ड्यूटीज लगाई गई या जो टैरिफ चार्ज किया गया एट द रेट 20%, कितना चार्ज किया गया? तो देखो 1,00,000 रुपए का तो हमने मंगाया था और 20% टैक्स देना पड़ गया, मतलब 20,000। तो इंडिया में उसकी कीमत कितनी होगी बेटा? इंडिया के अंतर्गत कीमत कितनी हो गई? 1,00,000। विश्व में अभी भी कीमत कितनी रहेगी? तो इंडिया के लिए तो ये प्राइस हो गया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए अभी भी क्या है बेटा? 1,00,000 ही है, ये नहीं है। तो विश्व के प्राइस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? विश्व के इकोनॉमी पे किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो एक यही बात याद रखना कि टैरिफ सिर्फ और सिर्फ जिस इकोनॉमी के द्वारा चार्ज किया जाता है, प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ वहीं का चेंज होता है, दूसरी जगह का प्राइस चेंज नहीं होता, दूसरी जगह का इंपैक्ट उस पर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जिसने इंपोर्ट किया है, जिसने ड्यूटीज लगाई है, जिसने टैक्स चार्ज किया है, उस इकोनॉमी में उस कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टैरिफ का मतलब आप समझ गए, मेनली टैक्स चार्ज करना। बेटा अगर इतना जल्दी हो जाता टैक्स चार्ज करना तो फिर बात ही क्या था, फिर तो लिख देते यूनिट संपन्न हुआ, आगे बढ़ो ना। बेटा देखो, अगर मान लो कि घर में 3 मामा हो तो उसी में से कंस मामा भी हो सकते हैं, शकुनी मामा भी हो सकते हैं और नॉर्मल मामा भी हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक जो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा रहे, कंस मामा है कि नहीं? एक हो जो परिवार में उथल पुथल मचवा दे, शकुनी मामा। एक हो ना बेटा तुम तरक्की करो, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ऐसे भी हो सकते हैं। तो रिश्ता वही, सोच नहीं। तो टैरिफ तो एक शब्द आ गया कि टैक्स, लेकिन उसको वसूलने का तरीका अलग अलग होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं कि सर सामने वाले का जैसा बिहेव होता है वैसा हम रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, बार बार मैं अभी मोबाइल चला रहा था तो मोबाइल में बड़ी प्यारे शब्दों में कुछ रिप्लाई किया था हमने किसी को भी, सामने का जैसा रिएक्शन वैसा रिप्लाई। अगर आप बोलोगे गुड मॉर्निंग तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, अगर आप बोलोगे कैसे हो पागल तो हम बोलेंगे कैसे हो सुपर पागल। तो टैरिफ कैसे चार्ज किया जाएगा ये तो सामने वाले की एक्टिविटी के ऊपर भी निर्भर कर सकता है ना भाई। अगर एक बताइए, आप यहां पे बैठे हैं, कुछ लोगों में ना घनिष्ठ संबंध होता है, दोस्ती यारी। सुट्टा अपना पी रहा है, एक बार फूकेगा, एक बार उसके मुंह में देगा फूंक, फिर एक बार अपना फूकेगा, ऐसी भी दोस्ती यारी होती है कि नहीं? तो ये लोग ना जन्म जन्म के दोस्त होते हैं, जिएंगे साथ मरेंगे अलग अलग। होता ही नहीं होता? एक दोस्त ऐसा भी होगा बोले नहीं ये सब गलत काम नहीं, दोस्ती खत्म। तो टैरिफ चार्ज करने का तरीका क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 16 लिख के 17 तरीका देखेंगे। एक में 2 है ना ठीक है,
एक में 2 है तो 16 लिख के 17 तरीकों को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा बेटा टाइप्स ऑफ टैरिफ। टाइप्स ऑफ टैरिफ। सबसे पहला जो इसमें आता है बेटा स्पेसिफिक टैरिफ। क्या है हमारा स्पेसिफिक टैरिफ। अब हेडिंग लिख करके पहले समझ लेना फिर आराम से नोट करना। हेडिंग लिख लिया सबने? चलिए अगर कहीं पर स्पेसिफिक टैरिफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग? अगर स्पेसिफिक टैरिफ की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक टैरिफ है क्या बेटा? एक बताओ, हमने बोला था कि टैक्स चार्ज करना। मान लो तुम्हारा काम जो है ना वो एक जगह से सामान लेकर के यहां पर बेचने का है, कोई भी सामान हो सकता है। तो मान लेता हूं तुम्हारा साइकिल का काम है। किसका है बेटा यहां पर? साइकिल का। तो तुम क्या करते हो, मान लो चाइना से साइकिल मंगवाया और इंडिया में साइकिल क्या कर दिया? बेच दिया। कि चाइना से क्या करें? इंपोर्ट करेंगे साइकिल और यहां पर क्या करेंगे? बेच देंगे। अब बेटा चाइना तो इस सब में महान है ही है, सस्ते दामों में बना करके ज्यादा कमा रहा है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि देख हम तुमको मना नहीं कर रहे हैं कि तू चाइना से मंगाए, ब्रिटेन से मंगाए, फलाना ढिमका कहीं से मंगाओ, हम तुम्हें मना करने वाले नहीं है। तुमको जहां से मंगाना हो वहां से तुम मंगा सकते हो, हमारे तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। लेकिन तुम जितना भी साइकिल मंगाओगे हर साइकिल पे हम तुमसे 500 रुपया वसूलेंगे टैक्स। अब अगर तुम एक साइकिल मंगाए तो टैक्स कितना? आ 2 को मंगाए तो, आ 10 को मंगाए तो मतलब जितना साइकिल बढ़ता जाएगा उतना टैक्स भी बढ़ता जाएगा ना। तो जहां कहीं भी पर फिजिकल यूनिट एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया जाए, जहां भी पर फिजिकल यूनिट का मतलब होगा हर कमोडिटी के ऊपर, हर एक यूनिट के ऊपर। तो जहां कहीं भी पर फिजिकल यूनिट एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया जाए उसको कहते हैं बेटा स्पेसिफिक टैरिफ। कि अगर मान लो हमने बोला टैरिफ एट द रेट ₹1000 पर साइकिल, है ना? तो अगर तुमने 10 साइकिल मंगाए हैं तो 10 साइकिल पे टैरिफ कितना हो जाएगा बेटा? टैरिफ कितना? 10 इंटू 1000 ना, तो कितना हो गया? 10,000। अगर मान लीजिए कि टैरिफ हम निकाल रहे हो जब हमने 50 साइकिल मंगा लिया हो तो 50 इंटू कितना हो गया बेटा? 50,000 हो गया ना। तो इस तरीके से टैरिफ निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? तो देखिए वही लिखा गया है, स्पेसिफिक टैरिफ इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट और according to the weight or measurement of the commodity imported और exported। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, पर केजी 50 रुपया लेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 1 केजी 50, 2 केजी 100, 3 केजी 150, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तुम किलो तो मंगवाओ। तो जहां कहीं भी इस तरीके का काम होगा वो, अब देखिए जब भी हम आगे लिखेंगे तो एक्सपोर्टेड शब्द को नहीं लिखना, इंपोर्टेड को लिखेंगे। इसलिए क्योंकि हम सिर्फ ने बोला कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज की बात करेंगे। किसकी बात करें? बेसिकली हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्टेड काहे का लिखना? बात तो हम लिख लेंगे कि भाई इंपोर्ट हुआ तो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, तो उसके लिए भी तो चार्ज हो सकता है कि तू भेजेगा तो इतना पैसा दे पहले तब भेजने दूंगा। होता है ना, कस्टम ड्यूटी का मतलब तो यही होता है हमारे पास कि भाई मंगाने पे भी पैसा लग सकता है और भेजने पर भी
पैसा लग सकता है, दोनों तरीके से लग सकता है, तो एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड दोनों, लेकिन चूंकि हम बेसिकली इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं जी। कोई 10 किलो का हो, कोई 50 किलो का, उससे क्या मतलब, 1 किलो पे कितना लगेगा, तो कोई 10 किलो का है तो 500, अब 50 किलो का है तो 2500, ठीक है ना, पर किलो तय कर दिया है कि 50 रुपए लगेगा। हाँ। प्राइस से कोई लेना देना नहीं, तुम कितना रखो, 1 रुपए का दाम हो या 1 लाख का दाम हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने क्या बोला, कितना यूनिट है उसके ऊपर लगाएंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा है बेटा, देखो अंडरलाइन किसको करा है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ना, और फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ना, जो बदले नहीं। तो जितनी साइकिल उतना 1000 रुपया का नोट दे, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा, हमारा स्पेसिफिक टैरिफ के अंतर्गत। तो यहां तक लिख लीजिए जल्दी से, 2 लाइन ही तो लिखना है, लिखो बेटा जल्दी, कि स्पेसिफिक टैरिफ इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट और अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द कमोडिटी इंपोर्टेड। हो गया, अरे बोलो, एग्जाम्पल वाह कौन लिखेगा, मेन तो एग्जाम्पल ही है इस पूरे यूनिट में। हो गया, ठीक हुआ, पर मजा तो यहां भी नहीं आएगा स्पेसिफिक में, अभी कहां से बेटा, हो गया, सबने टेप लिया। अब यहां पर दूसरा आता है बेटा एड वेलोरम टैरिफ, दूसरा कौन सा आता है हमारा, एड वेलोरम टैरिफ। अब ये एड वेलोरम टैरिफ क्या है, जरा उसकी भी बात कर ले। दूसरा नंबर कौन सा होगा बेटा, बेटा देखो, पहला वाला जो मेथड था उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि हम पर यूनिट पर एक फिक्स प्राइस चार्ज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं,
पर यूनिट पर एक फिक्स्ड प्राइस चार्ज कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। ये तो हमने पहले मेथड के अनुसार देखा। अब कहता है ना, ये बात सही नहीं भाई। एक काम करता हूं, अगर पहले वाला में देखें तो हमने बोल दिया 1000 पर साइकिल। कितना टैक्स ले रहे हैं हम लोग, 1000 रुपए पर साइकिल। अब वो साइकिल 500 का भी होगा तब भी हम तुमसे टैक्स कितना लेंगे, 1000। साइकिल 1000 का है तब भी हम तुमसे टैक्स कितना ले रहे हैं, और साइकिल अगर 10,000 का भी है तब भी टैक्स कितना लेंगे हम तुमसे, 1000 ही। हर जगह फिक्स हो गया ना। तो अब यहां पर थोड़ा सा लेते हैं मजा। कहते रे बचवा सुन, ये अच्छा नहीं लग रहा है भाई। हो सकता है किसी के लिए नुकसानदायक हो गया कि कोई बच्चा वाला छोटकू साइकिल मंगा रहा है 1000-1500 रुपए का, तो उसको भी 1000 देना पड़ जाए, तो कितना परसेंट हो गया। और कोई अगर 1 लाख वाला साइकिल मंगा रहा है एकदम कि ऐसे गिरी गिटी से चलने लग जाए, तब भी उसको 1000 रुपए देने पड़ रहा है। तो किसी के लिए 1 लाख का 1000 कितना हो गया, 1%, और किसी के लिए 1000 पर 1000 मतलब 100%। तो नुकसान है या नहीं है। तो चल बचवा एक काम करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि पर यूनिट फिक्स किया जाए, लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि जितने का तुम सामान मंगाओगे, जो तुम्हारी वैल्यू ऑफ गुड्स होगी, उस पर एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं। 5%, 10%, 20%, 25%, जो भी हो, एक हम रेट तय कर देते हैं। तो जहां पर वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज से चार्ज किया जाएगा, जहां पर वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज से चार्ज किया जाएगा, वो हमारा कहलाएगा बेटा एड वैलोरम टैरिफ। क्या कहलाएगा, तो देखिए यहां पर हमने बोला था पर फिजिकल यूनिट। क्या बोला था हमने, पर फिजिकल यूनिट फिक्स्ड अमाउंट हुआ था या नहीं हुआ था, फिक्स्ड अमाउंट। और यहां पर बोलेंगे बेटा फिक्स्ड परसेंटेज टोटल वैल्यू के ऊपर, है ना। किसके ऊपर आएगा, टोटल वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, फिक्स्ड परसेंटेज। कैसे, तो जरा देखिए, when the duty is levied as fixed percentage of value of the traded commodity। ट्रेडेड कमोडिटी का मतलब क्या, जो हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है, तो जो हमने मंगवाया है उस गुड्स के ऊपर जो भी उसकी वैल्यू होगी, जितनी उसकी वैल्यू होगी, उस वैल्यू के बेसिस पर, उस वैल्यू के बेसिस पर हम क्या करेंगे बेटा, टैरिफ चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बेसिस पर हम क्या देखेंगे, तो किसके बेसिस पर, फिक्स्ड परसेंटेज। किसके बेसिस पर, इट इज कॉल्ड एज एड वैलोरम। बेटा ये एज नहीं है, इट इज कॉल्ड एड वैलोरम टैरिफ। An ad valorem tariff is levied as a constant percentage of the monetary value of 1 unit of the imported goods। जैसे a 20% ad valorem tariff on the bicycle generated a rupees 1000 payment on each imported bicycle priced 5000 रुपया। तो 5000 का 20% निकला 1000 रुपया बेटा, है ना। तो पहले देखो यहां तक लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल अपना हो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना समझने में, तभी तो फिर दोनों को कंपेयर भी कर पाएंगे ना। क्या हुआ, अब आ रही है, अब आ रही है, आवाज सुनेगा, आवाज इतना मधुर आवाज है फिर भी बोलते हैं। हाँ मेन बात है कि आवाज सुनने की आदत तो किसी और की हो गई है ना तुम्हें, तो हमारे में वो गुण कहाँ।
हो गया। हो जाए तो बताना। हो गया। देखो बेटवा, इंपोर्टेड 500 साइकिल, मैं बाईसाइकिल न लिख करके साइकिल सिर्फ लिखता हूं, समझ में तो आ ही रहा है ना। चलिए, इंपोर्टेड 500 साइकिल एट द रेट रुपीज 3000 ईच। ठीक है। टैरिफ चार्ज्ड at the rate of 20% 20% as ad valorem tariff, ad valorem tariff 20% किस रेट से? एड वेलोरम के रेट से। एड वेलोरम का मतलब क्या हो गया बेटा? परसेंटेज ना। इंपोर्टेड कितना हो गया हमारा? 500 साइकिल, किस रेट से? 3000 के रेट से। हमने टैरिफ कितना चार्ज किया? 20% एज एड वेलोरम टैरिफ। ठीक है, ये इतना निकाल लिया हमने। ये है पहला, ये लिख लेता हूं। दूसरा, टैरिफ चार्ज्ड एट द रेट ₹700 पर साइकिल टैरिफ चार्ज ₹700 पर साइकिल एज स्पेसिफिक टैरिफ। दोनों ही मेथड से बताइए एड वेलोरम की वैल्यू क्या होगी और स्पेसिफिक की वैल्यू क्या होगी। दोनों मेथड से टैरिफ निकाल के दिखाइए, क्योंकि अगला जो है ना कंसेप्ट इसी के बेसिस पर है, इसलिए बता रही हूं। देखते हैं कौन कौन सही सही निकाल पाता है। बहुत ही आसान है, अगर ऊपर वाला दोनों समझे हो तो आराम से निकल सकता है।
पहले का 3 लाख, दूसरे का, चलो देखते हैं। कैश आ गया, कैश नाम है ना बेटा, कैश अंसारी। ओ क्या नाम है, अनीस। कैश किसका नाम है, अच्छा तू है रे, तो कैश अख्तर नाम था ना, अच्छा बदलता रहता है। कितनी बार बदलता है नाम, इससे पहले तो नाम क्या कैश अख्तर था। अच्छा। आ गया दोनों वैल्यू, अनीस आया, कितना आया, चलो अगर पहले वाले के अनुसार देखा जाए तो टैरिफ बराबर क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटू 20%, यही होगा ना। तो वैल्यू ऑफ गुड्स कैसे निकालते, प्राइस इंटू क्वांटिटी ना। वैल्यू ऑफ गुड्स कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइसवा कितना है बेटवा, 3000, क्वांटिटी कितना, इसका 20%, तो जीरो लिख रहे, काहे हड़बड़ा रहे, हम कौन सा वैल्यू लिख दिए टोटल, कितना हो गया बेटा, 3 पचे 15 पे 5 को जीरो, 15 लाख का 20% कितना हो गया, 3 लाख रुपए, सबका आ रहा है इतना। अभिषेक 1,80,000 कैसे आ गया बेटा, बेटा 500 साइकिल 3,000 पर साइकिल के रेट से है, तो 15 लाख का ना मंगाया है रे, ये तो 18 लाख का मंगा लिया तूने, लग रहा है 9 लाख का मंगा लिया, क्या हो गया। चलिए हो गया यहां तक। अगर बी नंबर के साथ देखें तो टैरिफ बराबर क्या होगा बेटा, टैरिफ इज इक्वल टू ड्यूटीज या टैरिफ पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ कॉमोडिटी, यही लिखवाया था ना। कितना टैरिफ चार्ज कर रहे हैं हम लोग, 700 रुपया पर साइकिल, और कितना साइकिल है, तो सीधा 3,50,000 नहीं हो गया, बोलिए। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक, और ये हमारा क्या हो गया। अब जरा हमारी बात को सुनो, हम क्यों ये बताना चाह रहे थे। बेटे देखो, चोरी तो जन्मसिद्ध अधिकार है, और टैक्स बचाना जो है लीगल चोरी कहलाता है कि नहीं। भाई आप यहां पे सीए बनने जा रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो बाद में टैक्स बचाने का तरीका ही तो बताएंगे, तो अर्थात चोरी करने का लीगली तरीका बताएंगे, देखो ऐसा करो। एक चोरी तो सामान उमान चुरा लिए, पिट गए बाद में, है कि नहीं। और एक आराम से एकदम डिग्री उग्री लेके तब बैठे कि देखो ऐसे चोरी करो, पता नहीं कर पाओगे, यही तो है एक। तो ये जो एड वैलोरम टैरिफ है ना, यहां पर एक नुकसान है। तुम क्या देख रहे हो कि 3,000 के रेट से 500 साइकिल तो 15 लाख वैल्यू हो गया। 3,000 के रेट से 500 साइकिल 15 लाख का हो गया। अब तुम सप्लायर को कहते हो, हे सुन ना, ये गवर्नमेंट ने आजकल दिमाग खराब कर रखा है, ये ना टैक्स ले लेके हालत खराब करे, एक काम करना, तू 5 लाख का बिल बना दे कि ये साइकिल 5 लाख रुपए का है, तुम्हें हम पूरा 15 दे रहे हैं, लेकिन तुम बिल कितने का बनाओ। तो अगर अब 5 लाख का बिल बनेगा तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, बेटा पहले समझ ले फिर लिखना। 5 लाख का तुम्हारा सामान हो गया तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, फिर तुम क्या बोलोगे, या मजा आ गया, टैक्स बच गया या नहीं बच गया। तो एड वैलोरम में ना चाहते हुए भी सामने वाला गुड्स का अंडर वैल्यूएशन करेगा या नहीं करेगा,
भाई उसको तो टैक्स बचाना है। तो टैक्स, जैसे आप लोग कोई सामान खरीदते हैं, वो बोलता है कि भैया बिल लोगे या बिना बिल, तुम बोलते हो बिल चाहिए, बोलेगा 18% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, रहने दे बिना बिल के दे दे। कहते या नहीं कहते? तो हम जब कहते हैं, जब 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए टैक्स बन रहा होगा, तब सामने तो लाखों और करोड़ों का टैक्स बन रहा है, तो क्या वो नहीं करेगा? करेगा ही नहीं करेगा? तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूशन ऑफ गुड्स होगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूशन ऑफ गुड्स होगा, अंडर वैल्यूशन करेगा। तो उस कारण से, ताकि टैरिफ की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। टैरिफ की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाए। तो ये एक नुकसान हमारा किसका हो जाता है? एड वैलोरम टैरिफ के अंतर्गत आ जाता है। तो एड वैलोरम टैरिफ के अंतर्गत, एड वैलोरम टैरिफ के अंतर्गत कहीं ना कहीं कॉस्ट का अंडर वैल्यूशन होता है, ताकि हमारा क्या हो जाए? बचत हो जाए टैक्स के रूप में। तो चलिए जल्दी से एक बार उसको लिख लेते हैं बेटवा हम लोग, नोट करके, ताकि ये बात वही तो समझ में आनी चाहिए ना। तो नोट करके लिख लीजिए यहां पर, जनरली it leads to deliberate undervaluation of goods और सर्विसेज। किसको बढ़ावा देगा बेटा? अंडर वैल्यूशन को। किसको बढ़ावा देगा? अंडर वैल्यूशन को बढ़ावा देगा। अंडर वैल्यूशन को देखेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? अंडर वैल्यूशन। तो ये हो सकता है यहां पर, ये नहीं हो सकता? ये हो सकता नहीं यहां पर? तो इसकी भी बातें ध्यान में रखनी होगी या नहीं रखनी होगी? तो ये था हमारा एड वैलोरम। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक में क्या होता था बेटा? क्या? अच्छा। और एड वैलोरम में फिक्स्ड परसेंटेज। याद रख लोगे? चलिए जरा अब तीसरी कहानी देखते हैं, मगर प्यार से। 3 में 2 पार्ट में बांट देता हूं, ए और बी। हमें कौन सा ज्यादा लिखना है? लिखना तो तुम लोगों को है। थर्ड में ए और बी। ए को हमने बोल दिया बेटा मिक्स्ड टैरिफ, और एक को हमने बोल दिया कंपाउंड टैरिफ। पहले आसान शब्दों में समझा देता हूं, फिर आराम से लिख लेना बेटा। ये जो मिक्स्ड टैरिफ है ना, ये कहता है कि देखो, तुम्हारे पास अभी तक कितने मेथड आए हैं? स्पेसिफिक और, कहता है देखो, सरकार भी तो आपसे ज्यादा तेज है। सरकार देख रही कि भाई उतना ही साइकिल ये पहले मंगवाता था, तो हमारा स्पेसिफिक टैरिफ से इतना रेट बन रहा था। हमने मेथड इसको बोला कि चलो थोड़ा सा सुविधा होना चाहिए, एड वैलोरम कर दिया। साइकिल उतना ही हो रहा है, टैक्स हमारा बहुत कम हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ चोरी चलत है। तो अगर चोरी हो रहा है तो सरकार अपना नजर फैलाएगा ही नहीं। सरकार कहता है अच्छा चल कोनो बात नहीं, तुम्हारे पास स्पेसिफिक है, यस, एड वैलोरम है, यस, हम टैक्स वो लेंगे जो ज्यादा होगा। हम क्या करेंगे? टैक्स वो लेंगे जो हमारा क्या हो, मतलब आइदर स्पेसिफिक और एड वैलोरम, विच एवर इज। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन बनाया था, 3 लाख लगा एड वैलोरम से, 3.5 लाख लगा, गवर्नमेंट क्या लेगा? 3.5 लाख रुपए दे, है कि नहीं?
अगर मान लो एड वैलोरम हो जाता 4 लाख रुपए, तो क्या बोलता, अरे स्पेस हम नहीं चाहते तुमको लाइबिलिटी देना, तुम परसेंटेज लाओ 4 लाख। तो विच एवर इज, तो मिक्स्ड में हमेशा याद रखिएगा आइदर स्पेसिफिक और एड वैलोरम, विच एवर इज हायर। लेकिन सामने वाला भी तेज बनता है, सामने वाला भी तेज बनता है, तो गवर्नमेंट सोचती ई ना अपनी आदत से तो बाज आएगा नहीं, चलो इसको थोड़ा सा प्यार भरी बातें और समझाते हैं। बोला रे चिरकुट लाल, बोला यस सर। बोला देखो स्पेसिफिक कितना ले रहे थे सर, 700 रुपए पर साइकिल, वो तो लगेगा ही लगेगा। बोला सर, अरे रुक बेटा 5% और देना एक्स्ट्रा एड वैलोरम, मतलब इंक्लूजन या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि तुम पे एड वैलोरम भी लगाएंगे और स्पेसिफिक भी लगा देंगे। हो सकता है, ये नहीं हो सकता इस तरीके से। तो जहां पर दोनों ही मेथड लगा दिया जाए उसको क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड टैरिफ। तो एक में याद रखिएगा मिक्स्ड में होगा आइदर एड वैलोरम और स्पेसिफिक, दो में से कोई एक ही मेथड जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। और दूसरे वाले में क्या कहता है, ना ना दोनों लगेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, दोनों ही वैल्यू चार्ज किया जाएगा। कैसे, तो तनिक आपको हम समझाते हैं। देखिए बेटा क्या है हमारा मिक्स्ड टैरिफ। मिक्स्ड टैरिफ आर एक्सप्रेस्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स को ये हम लोग एड वैलोरम कहते हैं या नहीं कहते भाई, वैल्यू पे किसके अंतर्गत चार्ज हो रहा था, और क्या शब्द आ गया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, अर्थात क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी, और क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक टैरिफ। डिपेंडिंग ऑन विच जनरेट्स द मोस्ट इनकम, अर्थात विच एवर इज, तो आसान शब्दों में हमने यही समझाया था ना कि आइदर स्पेसिफिक और एड वैलोरम विच एवर इज हायर। ओके, तो चलिए यहां तक लिख लीजिए मिक्स्ड टैरिफ के अंतर्गत ए और बी दे करके ही लिखना बेटा, थर्ड का ए और बी। कल के बाद आपके शेड्यूल में थोड़ी सी बदलाव हो जाएगी, ठीक है, कल तक तो वही है जैसे जो अभी चल रहा था वही, परसों से थोड़ी सी बदलाव होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं जो अभी तक आपके साथ टीटीएस में जुड़ रहा था वो अब एमडब्ल्यूएफ में जुड़ जाऊंगा। नहीं, अकाउंट्स का भी चेंज होगा ना बेटा, हम सिर्फ क्यों बदले।
क्या हुआ? अरे मतलब मोस्ट का मतलब ज्यादा, लिस्ट का मतलब कम। तो लिस्ट पे तो बात नहीं करेंगे ना, ये लिस्ट इसलिए लिखा है कि एक्सपोर्ट के टाइम में हम ये देखेंगे ना कि हमको कम कब देना पड़ेगा। लेने के टाइम में तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि ज्यादा कब आएगा, और देने के टाइम में कम नहीं हो सकता है। दुकान पे खरीदने जाना, अंकल जी डिस्काउंट, क्योंकि देना पड़ रहा है कि नहीं। और लेने के टाइम में हमारा सामान है इतने में बेचेंगे, लेना है ले, नहीं तो निकल। होता ही नहीं होता, तो इसलिए लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो चूंकि हम इंपोर्ट की बात करते हैं इसलिए हमने लिस्ट नहीं बोला था, सिर्फ मोस्ट तक बोला था आपको। ओके, हो गया, समझ में आया यहां पर। तो एग्जाम्पल लिख लो, चूंकि हम शुरू से साइकिल वाला कर रहे हैं ना, तो साइकिल पे ही एग्जाम्पल लेते हैं ना, ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। विच एवर इज हायर लिख लिया था ना बेटा यहां पर, तो लिखिएगा एग्जाम्पल, टैरिफ चार्ज्ड ऑन साइकिल at the rate ₹1000 per cycle or 20% of value of cycle whichever is higher। ठीक है, समझ में आ गया अब कि या तो 1000 पर साइकिल हम चार्ज कर रहे हैं या फिर 20% चार्ज कर रहे हैं, दोनों में से टैक्स जिसमें बनेगा। और डिटेल्स में अगर एग्जाम्पल समझना हो तो ये लिख लिया पहले, उसके बाद पूरा एग्जाम्पल विथ सॉल्यूशन जो ऊपर बताया था ना उसको फिर से लिख लो। और यहां पर जो मैंने ए और बी लिखा था ना, सिर्फ ए और बी को यहां पर थोड़ा सा हटा देते, अब ए और बी तो नहीं रहेगा, हमने यहां पर लिख दिया और। अब तो समझ में आ जाएगा ना बेटा। अब ये इसका क्वेश्चन बन गया, ये नहीं बन गया, तो क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज लिखो, फिर सॉल्यूशन लिख लो। तुमको क्या लगा उस टाइम में हम मजाक करने के लिए क्वेश्चन लिखे थे? ऐसे काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन जैसे लिखा है ना वैसे लिखना, और बीच में लगा के। अभी भी कुछ ही बच्चों के पेरेंट्स के नाम और नंबर आए हैं, बाकी सब भी जरूर भेजिए, क्योंकि आज मैं लिस्ट अपडेट करूंगा ना। हाँ जी, भेजना पड़ेगा। दीदी आप दूसरे समाज से थोड़ी ना आए हैं। नहीं, अब मजबूरी है आप लोगों के साथ राक्षस वाला बिहेव करने के लिए, नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। हो गया, लिख लिया? यहां तक पहले टेप लिया सबने?
क्या यही होगा बेटा? टैरिफ कितना चार्ज होगा? 3,50,000। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एड वैलोरम से ज्यादा है। ओके, होगा वाह। चलिए अब लिखिए हेडिंग बी पॉइंट देकर के, कंपाउंड टैरिफ। हटा दो ये वाला पेज बेटा, सबने लिख लिया ना? देखो बेटा क्या कह रहा है, कंपाउंड टैरिफ और कंपाउंड ड्यूटी इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ऐड करेगा ना बेटा, ऑफ एन एड वैलोरम एंड ए स्पेसिफिक टैरिफ। ठीक है, इतना तक ही लिखना है, इसमें ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत ना है। और ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, या ये नहीं साइकिल से लिखना चाहते तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। ड्यूटी चार्ज ऑन साइकिल एट 20% एड वैलोरम प्लस 500 पर साइकिल। अब आ गया दोनों यहां पर, जैसे ही एंड लिख दिया है प्लस लिख दिया है तो कंबाइंड हो गया, ये नहीं हो गया बेटा? तो जहां पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जहां पर क्या होगा, तो वो हमारा किसके अंतर्गत? लिख लिया पूरा? फिर आ जाए पीछे वाले एग्जाम्पल के ऊपर, आ जाए। सबने यहां लिख लिया ना? नहीं कैसे रे, जल्दी लिखो, एक लाइन तो लिखवाए, उसमें भी परेशानी। इस सैटरडे को मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक बा? और ऐसे भी मैंने बोल ही दिया कि मैं MWF अब आऊंगा। तो आज के बाद, आज थर्सडे ट्यूसडे है ना, अब डायरेक्ट मेरी क्लास फ्राइडे को होगी। थर्सडे को फील लो, वहां पर दूसरी क्लास होगी। चलिए, क्वेश्चन यही, बस और की जगह को हटा करके प्लस, अच्छा ये बोल रहे कि सर फिर पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, ठीक है भाई, जो क्वेश्चन दिया उस अनुसार तो इतना ही। जब हमने टोटल बोला है
तो चाहे जितना लिखा हो उन सबको ऐड करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए बेटा, यही कीवर्ड्स का अंतर हो रहा है, वो देख लो आप। मैं सेम क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि ये और, एंड, आइदर, इसका प्रभाव समझ सको कि क्या हो रहा है। नहीं तो मैं तो, हमें क्या लगता, मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 10% लिख देता, 5% लिख देता। लेकिन उस अंतर को समझना जरूरी है, इसलिए मैं सेम रख रहा हूं ताकि आप घर पे उस कीवर्ड्स को समझ सकें कि क्या बदलाव होने से क्या चेंज हो जाएगा। ओके, 2 नंबर का आता है भाई, 2 नंबर का एग्जाम में टैरिफ से। ये 35 चीजों को पढ़ोगे तो 3 से 4 नंबर तक एग्जाम में आ सकता है। इन चीजों को पढ़ोगे तो 12th में लगभग 15 से 20 नंबर का तैयारी कर सकते हो। और 12th वालों के लिए लगेगा हाँ चलो अच्छा है कि एग्जाम्पल करवा रहे हैं, लिखने में सही लगेगा हमको। बोल बोल, क्या बोल रहे हैं? क्या था, किस में था नंबर? अच्छा, छोड़ देना है। हाँ तो हर चैप्टर में कम करते जाओ, बाद में बोलो ये 40 भी लाना मुश्किल है। पता है इस टॉपिक को मैंने पहली बार कब पढ़ा है? ये जो इंटरनेशनल ट्रेड अभी आपको पढ़ा रहा हूं, कब पढ़ा है मैंने? 2024 में पढ़ा हूं पहली बार, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, हमने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है। पढ़ा कब? जब सीएमए कोर्स में आया तब। कभी कभी बच्चे पूछ देते ना सर 11 12th में क्या क्या सिलेबस है, मुझे नहीं पता। वो तो अब चूंकि हमने 11th का पूरा बुक पढ़ लिया है, 12th का पूरा बुक पढ़ लिया है, फिर और जो राइटर्स के बुक बाहर मिल रहे हैं वो सारा पढ़ लिया है, तब जाके पता चलता अच्छा ये यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। नहीं तो मुझे पहले पता नहीं था कि 11 12th में सिलेबस क्या है, तो मैंने ना कभी पढ़ाया है ना कभी खुद पढ़ा है। डायरेक्ट इकोनॉमिक्स हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है पहली बार, वो भी दोस्त ने भर दिया था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इसलिए। हो गया? तो सॉल्यूशन तो दिखाने की जरूरत थी नहीं, पहले भी कर ही रखे थे, 6,50,000 सबका आ गया। बट मजा यहां भी नहीं आएगा। आएगा बेटा आएगा, आज नहीं तो कल तो आएगा। यहां तक हो गया? चलो चौथा नंबर लिखो बेटा। टेक्निकल और अदर टैरिफ्स। आज का आखिरी ये पढ़ा रहा हूं, टेंशन ना लो। टेक्निकल और अदर टैरिफ। अब ये टेक्निकल और अदर टैरिफ का मतलब क्या? बेटा देखो नाम में ही क्या लगा हुआ है, मतलब जैसे अगर मोबाइल है तो मोबाइल के साथ बैटरी, टेक्निकल चीजें हैं। उसके साथ चिप वगैरह रहता है, वो सब टेक्निकल चीजें हैं। तो गवर्नमेंट कहता है रे बेटवा मोबाइल मंगा रहा है तो बैटरिया तो जरूर मंगवाएगा। तो मोबाइल पे तो तुमसे चार्ज लेंगे ही लेंगे, बैटरिया पे अलग से लेंगे। जो कॉमोडिटी का मेन कंपोनेंट्स होता है उसके ऊपर एडिशनल चार्ज कर देना ही क्या कहलाता है बेटा? टेक्निकल या अदर टाइप्स। जैसे सोलर पैनल वगैरह बाहर से आएगा, तो सोलर पैनल आएगा तो बैटरी भी ना आएगा, तो सोलर पैनल के ऊपर चार्ज कर दिया और बैटरी के ऊपर से पर केजी अलग से चार्ज कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा?
टेक्निकल, कि जहां पर कोमोडिटी के साथ साथ उसके कंपोनेंट्स के ऊपर भी एडिशनल चार्ज किया जाए, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? बताओ, टेक्निकल टैरिफ के अंतर्गत आएगा। तो लिखिए, देखिए बेटा, these are calculated on the basis of specific contents। कंटेंट्स का मतलब यहां पे बेटा कंपोनेंट्स, ठीक है ना, समझने के लिए अपना लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, दैट इज द ड्यूटीज आर पेबल बाय इट्स कंपोनेंट्स, और यही बात समझाया था हमने। फॉर एग्जाम्पल, ₹3000 ऑन इच सोलर पैनल, एक सोलर पैनल के ऊपर कितना? 3000 प्लस ₹50 पर केजी ऑन द बैटरी। तो उसके जो टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर भी एडिशनल चार्ज हो गया, ये नहीं हो गया? तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा। लिख लो बेटा, ये तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, ज्यादा तो इसमें कुछ है ही नहीं, सब मोह माया है। लिख लिया? तो यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं? पक्की वाली बात। जिन बच्चों ने टेलीग्राम पे नंबर भेजा है पेरेंट्स का, वो भी मेरे व्हाट्सएप पे ही भेजें जी। टेलीग्राम में ना ग्रुप के अलावा मैं जल्दी कोई मैसेज देखता नहीं हूँ। 750 से ऊपर जो है अभी तक चैट से आए, कौन उतना देखेगा दिमाग खराब करने के लिए? ये कौन सा है? इस पर मुझे भेज देना ना, मैं लिंक भेज दूंगा बेटा। आप भी इस पे बेटा नाम अपना भेज देना, बोल देना सर टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए जून बैच का, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? और इस पे जो है पेरेंट्स का नंबर और नाम सभी भेजोगे। जिसका नहीं आएगा यहाँ पे खड़ा करवा के घर पे कॉल करवा के शिकायत करूंगा, और मैं उल्टा सीधा शिकायत करूंगा। फिर मैंने आज आपके बच्चों को देखा सुट्टा मार रहा था बाहर में, तो भेजोगे ना? हाँ फिर ठीक है। नहीं देखो, भले मैं ऐसे बोल देता हूं, मैं कभी किसी के घर पे शिकायत नहीं करता, क्योंकि एक बताओ, आपके पेरेंट्स आपसे दूर है, शिकायत करूंगा बेचारे और परेशान होंगे, उससे अच्छा मैं ही क्यों ना कूट दूं। मैं सिंपल सा बात मानता हूं कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, तो यहाँ पर आपके गार्जियन हम हैं, तो हमें जो एक्शन लेना होगा मैं खुद ले लूंगा। बट एक नंबर होना भी चाहिए, ताकि कभी कभी मैं बात कर लेता हूँ, या जैसे आप लोगों का टेस्ट वगैरह होता है या कुछ हमें जरूरत ऐसा लगता है जो आपके घर पे बताने की जरूरत है, तो उस चीज के लिए होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ धन्यवाद हमें झेलने के लिए।